नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे अपराधी की कहानी लेकर आए हैं जो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह था। चोरी, डकैती, लूटपाट से लेकर खून खराबे तक कोई भी अपराध ऐसा नहीं था जिसे उसने अंजाम न दिया हो। उसके खिलाफ करीब 30 क्राइम केसेस दर्ज थे और आखिरकार वो हत्या के एक मामले में जेल चला गया। लेकिन जेल में उसकी मुलाकात अपने ही जैसे 2 खूंखार कैदियों से हुई और उन्होंने एक खतरनाक प्लान भी बनाया जेल से फरार होने का। और हैरानी की बात यह है कि वे इसमें कामयाब भी हो गए। जेल से भागने के बाद उसने ठान लिया कि अब वो अपराध की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। लेकिन उसे एक ऐसे साथी की तलाश थी जो उसे इतना प्यार करे कि वो फिर कभी अपराध के रास्ते पर लौटने का सोच भी न सके। और इसी मकसद से उसने एक आखिरी अपराध किया। लेकिन कहते हैं ना, इंसान अपने कर्मों से नहीं बच सकता। वक्त भले ही लग जाए, मगर जो बोया है वही काटना पड़ता है। इस अपराधी के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। तो क्या था वो आखिरी अपराध, और आखिर उसे अपने कर्मों की सजा कैसे मिली? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। देवेंद्र फिल्म डर से बेहद प्रभावित था, खासकर शाहरुख खान के किरदार से। उसे ये देखकर हैरानी होती थी कि कैसे एक इंसान अपने डर को किसी और के दिल में घर करवा सकता है। इसी जुनून में उसने कई किताबें पढ़ी, हिटलर, चंगेज खान और उन तमाम शख्सियतों की कहानियां जिन्होंने दुनिया में खौफ पैदा किया था। वो इन किरदारों से बेहद प्रभावित था और चाहता था कि लोग भी उसकी आंखों में वही खौफ देखें। यही सोच उसे अपराध की दुनिया में ले आई। देखते ही देखते वो चोरी, डकैती, मारपीट, लूटपाट और यहाँ तक कि हत्याओं को अंजाम देने लगा। उसकी दहशत इस कदर फैल चुकी थी कि लोग उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। लेकिन अपराधी होने के बावजूद उसके भीतर भी एक दिल था। वो कातिल था, मगर उसे भी प्यार हो गया था, पहली नजर का प्यार। और उसने उसी दिन ठान लिया कि वो शादी करेगा, नेपाल जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेगा और हमेशा के लिए अपराध की दुनिया को छोड़ देगा। जनवरी 2015 की एक संडे दोपहर कनॉट प्लेस पूरी रौनक पर था। कोई शॉपिंग में बिजी था तो कोई कॉफी पीते हुए गप्पे मार रहा था। कुछ लोग बस यूं ही टहल रहे थे, बिना किसी वजह के। इसी भीड़ में था देवेंद्र, जो बिना किसी मकसद के इधर उधर नजरें घुमा रहा था। तभी उसकी नजर उस लड़की पर ठहर गई। वो अपने दोस्त के साथ खिलखिला रही थी और देवेंद्र बस उसे देखता ही रह गया। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो, आवाजें मंद पड़ गई हों और पूरी दुनिया धुंधली हो गई हो, बस वो लड़की छोड़कर। एक अजीब सा ख्याल उसके मन में घर कर गया, ये लड़की एक दिन मेरी होगी, ये भी मुझसे प्यार करेगी। उसे नहीं पता था कि ये प्यार था या जुनून, लेकिन इतना जरूर था कि ये कहानी यही खत्म होने वाली नहीं थी। ये तो बस शुरुआत थी। लेकिन इस समय देवेंद्र एक फरार अपराधी था। वो हत्या के एक मामले में जेल की सजा काट रहा था। जेल में उसकी मुलाकात 2 अन्य अपराधियों से हुई और बातचीत के दौरान उन्होंने जेल से भागने की साजिश रची और कुछ ही हफ्तों में उन्होंने अपना प्लान तैयार कर लिया। और फिर एक दिन तीनों जेल से फरार होने में कामयाब हो गए। अब देवेंद्र आजाद था, मगर एक अपराधी की तरह नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी शुरू करने के सपने के साथ। जेल से फरार होने के बाद देवेंद्र और उसके साथी दिल्ली आ गए। यहाँ आकर उन्होंने अपने नाम बदल लिए और नए पहचान के साथ रहने लगे। फिर एक संडे की दोपहर एक इत्तेफाक ने देवेंद्र की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसकी नजर एक लड़की पर जा टिकी, दीप्ति सारंग, गाजियाबाद के रहने वाली, उम्र करीब 24 से 25 साल, स्नैपडील में जॉब करती थी। बस उसी पल से देवेंद्र के दिमाग में सिर्फ दीप्ति थी। वो उसके साथ घर बसाने के सपने देखने लगा। सोच लिया था शादी करेगा, उसे लेकर नेपाल चला जाएगा और वहां नई जिंदगी शुरू करेगा। कोई जुर्म नहीं, कोई भागदौड़ नहीं,
सिर्फ वो और दीप्ति। लेकिन पहले उसे दीप्ति के दिल में अपनी जगह बनानी थी। अब सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या करे कि दीप्ति भी उसे चाहने लगे। इसी जुनून में देवेंद्र ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने लगभग 150 दिनों तक दीप्ति का पीछा किया और उसके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी जुटा ली। उसका पूरा नाम क्या है, वो कहाँ रहती है, कब घर से निकलती है और कब वापस आती है, कहाँ घूमने जाती है और किससे मिलती है, कौन कौन उसके दोस्त हैं और कौन उसके रिश्तेदार। देवेंद्र ने दीप्ति की जिंदगी का एक एक राज पता कर लिया। जिस दिन उसने दीप्ति को पहली बार एक लड़के के साथ देखा था, उसे हल्की सी जलन भी हुई थी। लेकिन फिर उसने सोचा कि जो लड़की उसकी जिंदगी में आए वो सिर्फ उसी की होनी चाहिए। वो हमेशा फिल्म डर के शाहरुख खान को याद करता और खुद को उसी की तरह महसूस करता। इन सब बातों से बेखबर दीप्ति अपनी जिंदगी में मगन थी। उसे अंदाजा तक नहीं था कि हरियाणा का एक कुख्यात अपराधी, जिसे हरियाणा पुलिस महीनों से तलाश कर रही थी, उसका पिछले कई दिनों से पीछा कर रहा है। उसे ये भी नहीं पता था कि कोई उसकी हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। कब वो हंसती है, कब उदास होती है, कब घर से निकलती है और कब लौटती है। लेकिन देवेंद्र का जुनून अब सिर्फ दीप्ति को हासिल करने का था। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो भी हो, दीप्ति को उसकी जिंदगी का हिस्सा बनना ही होगा। इन सब के दौरान देवेंद्र ने दीप्ति की हर छोटी से छोटी बात नोट कर ली थी। उसने देखा कि दीप्ति अक्सर ऑटो से ऑफिस जाती और वापस आती थी। यही वजह थी कि उसने 2 ऑटो खरीद लिए। अपने दोस्तों से उसने झूठ बोला कि ऑटो खरीदना एक फायदे का सौदा है और इससे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। इस तरह किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि वो ये सब किस मकसद से कर रहा है। ऑटो खरीदने के बाद वो घंटों दीप्ति के घर या ऑफिस के बाहर ऑटो खड़ा करके इंतजार करता। उसे उम्मीद थी कि कभी न कभी दीप्ति उसके ऑटो में आकर बैठेगी। हफ्ते में 1 या 2 बार ही ऐसा होता जब दीप्ति उसके ऑटो में बैठती। लेकिन इतना भी देवेंद्र के लिए किसी जीत से कम नहीं था। उसे इस बात की तसल्ली थी कि कम से कम इसी बहाने वो दीप्ति के करीब तो आ रहा है। दीप्ति आमतौर पर सुबह ऑफिस जाते समय ही ऑटो लेती थी, क्योंकि रात में वो शेयरिंग ऑटो में जाना पसंद करती थी, जिसमें पहले से ही कुछ लड़कियां बैठी होती थी। ये बात जानने के बाद देवेंद्र ने एक और चाल चली। उसने रात में पहले से ही अपने ऑटो में 2-3 लड़कियों को बिठा लिया, ताकि जब दीप्ति ऑटो ढूंढे तो उसे लगे कि ये एक सेफ ऑप्शन है। और यही हुआ। दीप्ति अक्सर उसके ऑटो में बैठने लगी। लेकिन इस पूरे समय देवेंद्र ने कभी उससे कोई बात नहीं की। उसने कभी अपनी हरकतों से ये जाहिर नहीं होने दिया कि वह दीप्ति का पीछा कर रहा है। दीप्ति को कभी इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि हरियाणा का सबसे बड़ा अपराधी, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए है। अब देवेंद्र अपने प्लान को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसके दिमाग में एक खौफनाक अपराध जन्म ले चुका था। लेकिन इस अपराध के पीछे उसका मकसद सिर्फ एक था, दीप्ति के दिल में अपनी जगह बनाना। वो चाहता था कि दीप्ति की नजर में वो हीरो बन जाए। इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसने अपने जेल के 2 साथियों को भी अपने साथ मिला लिया। देवेंद्र ने उनसे झूठ बोला, हम एक लड़की को किडनैप करेंगे। मैंने उसके बारे में सारी जानकारी निकाल ली है। अगर उसे किडनैप किया जाए तो उसके परिवार से अच्छी खासी फिरौती मिल सकती है। उसके साथी बिना सोचे समझे तैयार हो गए। लेकिन देवेंद्र के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। रात का वक्त था। दीप्ति रोज की तरह एक ऑटो में बैठकर अपने घर के लिए निकली। उसके साथ ऑटो में दिल्ली के किसी दूसरे इलाके की एक लड़की पहले से मौजूद थी। कुछ ही दूर चलने के बाद अचानक ऑटो पंचर हो गया। ऑटो चालक ने दीप्ति और उस लड़की से कहा, ऑटो पंचर हो गया है, आप दोनों नीचे उतर जाइए। मैं अभी आपको दूसरे ऑटो में बिठा देता हूँ। कुछ मिनट बीतते ही एक दूसरा ऑटो वहां आता है। ये ऑटो देवेंद्र का था। इसमें देवेंद्र के साथ उसके 2 साथी भी मौजूद थे।
ऑटो चालक ने इशारा किया और दीप्ति तथा दूसरी लड़की उस ऑटो में बैठ गई। वे दोनों सोच भी नहीं सकती थी कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। थोड़ी दूर चलने के बाद देवेंद्र ने ऑटो को एक सुनसान रास्ते की ओर मोड़ लिया। दीप्ति और दूसरी लड़की घबरा गई। ये कहाँ ले जा रहे हो? ये हमारा रास्ता नहीं है, दोनों ने घबराकर कहा। लेकिन तीनों अपराधियों ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने ऑटो की रफ्तार और तेज कर दी। कुछ और दूरी पर जाकर ऑटो को अचानक रोक दिया गया। जैसे ही ऑटो रुका, दीप्ति चिल्लाने लगी और बाहर निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन देवेंद्र और उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया। दूसरी लड़की भी ऑटो से उतरकर भागने लगी, लेकिन देवेंद्र के एक साथी ने उसे पकड़ लिया और धमकी दी, अगर इस बारे में किसी को बताया तो जान से मार देंगे। इतना कहने के बाद उन्होंने दूसरी लड़की को छोड़ दिया। दूसरी लड़की डर के मारे तेजी से वहां से भागी। कुछ दूरी पर उसे एक ऑटो मिला। वो घबराई हुई थी और कांपते हुए ऑटो चालक को पूरी घटना बताई। ऑटो वाले ने तुरंत पुलिस को सूचना दी कि यहाँ से एक लड़की का किडनैप हुआ है। उधर जब दीप्ति घर नहीं पहुंची तो उसके परिवार वालों ने भी पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस ने दीप्ति के रूट की जानकारी निकाली तो उन्हें यकीन हो गया कि जिस लड़की का अपहरण हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि दीप्ति ही है। इस बीच देवेंद्र और उसके साथियों ने दीप्ति के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वो चिल्ला न सके। उन्होंने उसकी आंखों पर पट्टी भी बांध दी ताकि वो ये न जान सके कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। जब तक पुलिस अपनी कार्यवाही शुरू करती तब तक देवेंद्र और उसके साथी दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे। वे दीप्ति को हरियाणा ले गए और एक गांव में उसे छिपा दिया। अपहरण के बाद देवेंद्र ने अपने दोस्तों से कहा, अब तुम लोग कुछ देर यहाँ रुको और फिर चले जाना, मैं यही रहूंगा। उसके दोस्त दीप्ति के साथ गलत हरकत करने की फिराक में थे, लेकिन देवेंद्र की मंशा अलग थी। वो चाहता था कि किसी भी तरह दीप्ति के दिल में अपनी जगह बना ले। जब भी उसके दोस्त दीप्ति के साथ कुछ गलत करने की बात करते तो वो भड़क जाता और कभी कभी उन पर हाथ भी उठा देता। दीप्ति को समय पर खाना दिया जाता और कुछ दिनों बाद देवेंद्र ने उसके हाथ भी खोल दिए। जब भी दीप्ति रोने लगती और अपने घर जाने की गुहार लगाती तो देवेंद्र उसे समझाता, तुम रोया मत करो, तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, हंसती हो तो ज्यादा खूबसूरत लगती हो। वो दीप्ति से उस लड़के के बारे में पूछता जिसे उसने कनॉट प्लेस पर उसके साथ देखा था। दीप्ति ने बिना किसी शक के बताया, वो मेरा दोस्त है। देवेंद्र उसे दिलासा देता और जब दीप्ति घबराती तो धीमी आवाज में कहता, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। भले ही मैंने तुम्हें किडनैप किया है, लेकिन मैं इन लोगों की तरह नहीं हूं। उसका इशारा अपने दोस्तों की तरफ था। धीरे धीरे दीप्ति उसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करने लगी। एक दिन दीप्ति ने उससे पूछ लिया, मुझे किडनैप क्यों किया गया, किसने करवाया है? देवेंद्र ने तुरंत झूठ गढ़ते हुए कहा, हमें किसी ने पैसे दिए हैं तुम्हें किडनैप करने के लिए, और वो इंसान तुम्हारा कोई बहुत करीबी है। इसके बाद उसने इशारों इशारों में दीप्ति के दोस्त की तरफ शक पैदा करने की कोशिश की। वो चाहता था कि दीप्ति को लगे कि उसके अपने दोस्त ने ही उसका अपहरण करवाया है। उधर गाजियाबाद पुलिस दीप्ति को ढूंढने के लिए हर कोशिश कर रही थी। पुलिस ने ऑटो चालक से पूछताछ की तो उसने बताया, वो ऑटो वाला कुछ ही दिन से हमारे रूट पर ऑटो चला रहा था। इसके बाद हाल ही में खरीदे गए सभी ऑटो की लिस्ट आरटीओ से निकलवाई गई। इसमें देवेंद्र के ऑटो का पता चला, लेकिन उसने नाम बदलकर ऑटो खरीदा था। जब पुलिस उसके दिल्ली वाले ठिकाने पर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चल गया कि दीप्ति का अपहरण करने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि हरियाणा का कुख्यात गुंडा देवेंद्र है। दीप्ति को अपहरण करके रखने के बाद देवेंद्र ने वो काम करना शुरू किया जो उसने 150 दिनों तक नहीं किया था।
उसका भरोसा जीतना और खुद को एक अच्छा इंसान साबित करना। 3 दिनों तक उसने दीप्ति के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। वो समय पर उसे खाना और पानी देता रहा और किसी को भी उसके पास आने नहीं दिया। अब उसके दोस्त उस पर फिरौती मांगने का दबाव बनाने लगे। धीरे धीरे उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे और देवेंद्र को एहसास हुआ कि अब मामला बिगड़ रहा है। जब उसने देखा कि अब ज्यादा समय तक दीप्ति को बचाकर नहीं रख सकता, तो उसने उससे बात करने का फैसला किया। वो दीप्ति के पास गया और कहा, अब मैं तुम्हें अपने दोस्तों से ज्यादा देर तक नहीं बचा पाऊंगा। वे मुझसे झगड़ रहे हैं, मुझे तुम्हें यहां से निकालना होगा। इसके बाद उसने दीप्ति के हाथ खोल दिए और जल्दी से उसे वहां से निकाल लाया। अब देवेंद्र चाहता था कि दीप्ति को ये लगे कि वो उसका रक्षक है, इसलिए उसने इशारों में ये जताया कि उसका अपहरण उसके दोस्त की वजह से हुआ था। बार बार वो दीप्ति से कहता, तुम अपने उस दोस्त से दूर ही रहना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दरअसल वो दीप्ति को धमकी देना चाहता था और ये भी जानना चाहता था कि वो उस लड़के के कितने करीब है। बहुत प्यार से उसने दीप्ति को समझाया कि अगर वो उस दोस्त से मिलती रही तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। अब देवेंद्र फाइनली दीप्ति को आजाद करने वाला था। वो उसे एक नजदीकी रेलवे स्टेशन पर ले गया और दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। ट्रेन में बिठाते समय उसने दीप्ति से एक आखिरी सवाल पूछा, क्या तुम यहाँ से दोस्त बनाकर जा रही हो? देवेंद्र दीप्ति की राय जानना चाहता था। दीप्ति ने धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैं दोस्त बनाकर जा रही हूँ। ये सुनकर देवेंद्र बहुत खुश हुआ। ट्रेन में बैठने के बाद दीप्ति ने एक सहयात्री से फोन मांगा और अपने घर वालों को कॉल किया। उसने अपने माता पिता को पूरी घटना बताई और कहा कि वह दिल्ली पहुंचने वाली है। परिवार वाले पहले से ही दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। जैसे ही ट्रेन रुकी, वे दीप्ति को घर ले गए। अब पुलिस ने दीप्ति से पूरी कहानी पूछनी शुरू कर दी। अब तक पुलिस को ये पता चल चुका था कि दीप्ति के अपहरण के पीछे देवेंद्र का हाथ था। लेकिन पुलिस के लिए ये हैरानी की बात थी कि उसने दीप्ति को बिना फिरौती मांगे क्यों छोड़ दिया। दीप्ति ने भी पुलिस को बताया कि देवेंद्र ने उसका पूरा ख्याल रखा और उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। अब सवाल ये था कि कोई अपराधी किसी लड़की का अपहरण करके उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है। पुलिस ने देवेंद्र की तलाश तेज कर दी। उसका स्केच बनवाकर जगह जगह पोस्टर लगाए गए और खबरियों को अलर्ट कर दिया गया। हालांकि दीप्ति पुलिस को वो जगह नहीं बता पाई जहां उसे रखा गया था, क्योंकि जब उसे वहां ले जाया गया तब उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन काफी कोशिशों के बाद आखिरकार पुलिस ने देवेंद्र को पकड़ लिया। पूछताछ में देवेंद्र ने सब सच बता दिया। उसने दीप्ति को कैसे देखा, उसका पीछा किया, अपहरण की प्लानिंग की, उसके लिए एक ऑटो तक खरीदा। सब कुछ उसने पुलिस को बता दिया। उसने ये भी बताया कि अपहरण के बाद उसने दीप्ति का पूरा ख्याल रखा और फिर 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया। और ये सब करने के पीछे उसका सिर्फ एक ही मकसद था, दीप्ति के दिल में अपनी जगह बनाना। जब दीप्ति को पहली बार मीडिया और पुलिस के जरिए ये पता चला कि जिसे वो एक अच्छा इंसान समझ रही थी, वही असल में उसका अपहरण करता था, तो वो हैरान रह गई। देवेंद्र के प्यार का सच सामने आने पर वो पूरी तरह चौंक गई। मीडिया ने देवेंद्र का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के दौरान उसके चेहरे पर डर, खौफ या दहशत का कोई निशान नहीं था। वो बिल्कुल बेफिक्र होकर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहा था। पुलिस ने जब उससे उसकी कहानी पूछी तो उसने बताया कि जब वो 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था तब उसने शाहरुख खान की फिल्म डर देखी थी। इस फिल्म को देखने के बाद उसके मन में एक अजीब ख्याल आया कि उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसी लड़की हो जो उससे बेइंतहा प्यार करे। वो हमेशा चाहता था कि उसे कोई ऐसा मिले जिससे वो शादी करे और एक नया जीवन शुरू करे। जब उसने दीप्ति को देखा तो उसे लगा कि यही वो लड़की है जिसके साथ वो अपना सपना पूरा कर सकता है।
उसने ये भी बताया कि उसका प्लान दीप्ति से शादी करके नेपाल में बसने का था। वो अपराध की दुनिया को छोड़कर एक शरीफ इंसान बनना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे समझाया कि वो जो सोच रहा था वो गलत था। उन्होंने कहा, अगर तुम एक अच्छा इंसान बनना चाहते थे तो तुम्हें सही रास्ता चुनना चाहिए था, लेकिन दीप्ति का अपहरण करना, उसे डराना, ये सब एक अपराध है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब देवेंद्र को उसके किए की सजा मिलनी तय थी। जब देवेंद्र को उसकी सजा सुनाई गई तो उसने पुलिस से मुस्कुराकर कहा, जैसे मेरे ऊपर 30 मुकदमे हैं तो एक मुकदमा मोहब्बत का भी सही। उसने ये भी कहा, अब तो दीप्ति आजाद हो गई है, जाहिर सी बात है कि वो अपनी जिंदगी में मगन हो जाएगी। मेरा किरदार और मेरा साथ उसकी जिंदगी में बस यहीं तक था। मैं चाहता हूं कि वो जहां भी रहे खुश रहे, लेकिन पुलिस ने उसे किडनैपिंग के जुर्म में जेल भेज दिया। आखिरी बार यही सुनने में आया कि 1 साल बाद देवेंद्र जमानत पर जेल से बाहर आ गया। इस बीच दीप्ति और उसके परिवार ने अपना ठिकाना बदल लिया। जाहिर था कि 3 दिन तक किडनैप रहने के बाद उनके मन में देवेंद्र का डर हमेशा के लिए बैठ चुका था। किसी को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वे पूरी तरह से देवेंद्र की जिंदगी से गायब हो चुके थे। इस कहानी में देवेंद्र का किरदार एक ऐसे आशिक का था जो अपनी मोहब्बत के लिए अपराध की दुनिया को छोड़ने को तैयार था। अक्सर एक तरफा प्यार के मामलों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। देवेंद्र का ये अपराध उसके जुनून और पागलपन की मिसाल था, जिसमें वो अब भी दीप्ति के साथ शादी करने का सपना देख रहा था। कहते हैं, इश्क और जंग में सब जायज है, लेकिन जायज वही होता है जहां जीत सच्चाई की होती है। तो इस जुनूनी आशिक और उसके अपराध के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी ही सच्ची और अपराध से जुड़ी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल बीइंग फेलोनीफाइड पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।